आज हमारा विषय अग्निहोत्र भस्म है, उस पे चर्चा करेंगे। अग्निहोत्र के बारे में तो सब जानते हैं। अग्निहोत्र पर्यावरण शुद्धि का वैदिक साधन है और आज सैकड़ों, हजारों, लाखों घरों में अग्निहोत्र हो रहा है। पर कई लोगों के सामने प्रश्न आता है कि सवेरे शाम जब अग्निहोत्र करते हैं और अग्निहोत्र की भस्म शेष उसमें पात्र में रह जाती है, तो इसका क्या करना चाहिए। तो उसके बहुत अच्छे परिणाम हम ले सकते हैं, उसका नियमित अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। अग्निहोत्र के बारे में हम ये जानते हैं कि अग्निहोत्र को सर्वांगीण चिकित्सा कहा जाता है। प्रकृति की भी चिकित्सा उसमें होती है, पर्यावरण की चिकित्सा होती है, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इसकी भी चिकित्सा होती है। तो जब वो जो भस्म बचती है वह भी चिकित्सकीय प्रभाव रखती है और इसीलिए हम उसका बहुत सारी चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं। तो अपन ने देखते हैं कि विभूति कहा जाता है भस्म को। विभूति का एक अर्थ होता है सर्वगुण संपन्न। तो अपन देखते हैं विभूतिमान पुरुष, महापुरुषों के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न होते हैं। ऐसी ही ये भस्म होती है जिसमें चिकित्सा के सारे जितने भी गुण हैं वो सारे उसमें हैं। तो इसीलिए इसको विभूति भी कहा जाता है, भस्म भी अपन कहते हैं। पर एक चीज़ मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी कि भस्म के साथ विशेषकर हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं। लोग किन्हीं बाबाओं के जाते हैं तो वो प्रसाद रूप में भस्म दे देते हैं। कई लोग ताबीज में भस्म डाल करके देते हैं, गले में डालने, बाहों पर बांधने के लिए, और ये कहते हैं कि इससे सब कुछ तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। वो ऐसा विश्वास रखते हैं कि इस भस्म से उनका इस तरह का मतलब अंधविश्वास अग्निहोत्र भस्म के साथ नहीं है। ये वास्तव में चिकित्सकीय प्रभाव रखती है और कोई चीज़ उपयोगी है तो उसको उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह की अंधश्रद्धा नहीं, जो वास्तविक उपयोग है उस भस्म का। आप ये देखते हो कि बहुत सारे लोग खेती में भी भस्म का उपयोग करते हैं और बहुत सारी तकलीफ़ों में भी भस्म का उपयोग होता है। आयुर्वेद में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं जिसमें भस्म का उपयोग होता है। स्वर्ण भस्म से लेकर के और पता नहीं कितनी तरह की भस्म आयुर्वेद में चिकित्सा के रूप में उपयोग में आती हैं। ऐसे ही इसमें भी उपयोग होता है, एलोपैथी में भी मेडिकेटेड चारकोल उसको कहते हैं, जिसका उपयोग होता है। तो इस तरह से भस्म का एक चिकित्सकीय प्रभाव रहा है। अग्निहोत्र की भस्म जो है सामान्य भस्म से कई गुना ज़्यादा प्रभावकारी है। ये प्रयोगों से आज तक सिद्ध हुआ है। दीदी, मुझे एक प्रश्न पूछना है इसमें। जो गांव में महिलाएं चूल्हा वगैरह जलाती हैं, जो लकड़ी को यूज करती हैं, उसकी जो भस्म है और अग्निहोत्र भस्म में क्या अंतर है? सामान्य भस्म जो हम देखते हैं, लकड़ी की भस्म होती है, कंडे की भस्म होती है, वो भी चिकित्सकीय प्रभाव रखती हैं, नहीं रखती हैं ऐसा नहीं है। पर अग्निहोत्र के भस्म का एक विशेष प्रभाव होता है। इसके जैसे अग्निहोत्र 5 नियमों के साथ किया जाता है। उसमें हम तांबे के पात्र का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कंडे की अग्नि प्रज्वलित करते हैं और ठीक समय पर सूर्योदय सूर्यास्त के समय पर हम अग्निहोत्र करते हैं। अक्षत चावल और गाय के घी की आहुति देते हैं, मंत्र बोलते हैं। इन सब का परिणाम उस भस्म को कई गुना ज़्यादा औषधि बना देता है। और फिर जैसा कि बताया जाता है कि जब हमें चिकित्सा के लिए भस्म का उपयोग करना है तो जैसे सवेरे अग्निहोत्र किया है तो फिर 12 घंटे वो भस्म उस पात्र में ही रहने देना चाहिए और फिर शाम का अग्निहोत्र करने के लिए उसे हम खाली करेंगे। तो फिर प्लास्टिक या कांच के या मिट्टी के बर्तन में, प्लास्टिक भी नहीं, मिट्टी के बर्तन और कांच के बर्तन में हमको उस भस्म को रखना चाहिए ताकि उसके औषधि गुण सहेजे जा सकें। तो ये जो है, ये उतनी देर जब 12 घंटे पात्रों में रहती है तो पात्र का बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये जो आकार है पिरामिड का, ये जो कॉस्मिक रेज है उनको आकर्षित करता है। तो सारे दिन जो आवर्तन प्रत्यावर्तन रेज का आना और जाना चलता रहता है, इस सब का भी प्रभाव उस अग्निहोत्र भस्म पर होता है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्रभावित वो होती है, तो उसका तो औषधि गुण कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
इसलिए सामान्य भस्म भी औषधि है। जैसे गाय के गोबर के कंडे की भस्म जो है वो कृमिनाशक है अपने आप में, पर फिर जब वो अग्निहोत्र की भस्म के रूप में जब हम उसका उपयोग करते हैं तो वो कई गुना औषधि प्रभाव उसका बढ़ा हुआ रहता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आंवला औषधि है, शहद औषधि है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो च्यवनप्राश में उपयोग में लाई जाती हैं वो औषधि हैं। उन सब का अपना अपना औषधि प्रभाव है, पर उन सबको जब इकट्ठा कर दिया जाता है और च्यवनप्राश हम बनाते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वृद्ध को भी वापस युवा बना दे। तो इस तरह से अग्निहोत्र भस्म और सामान्य भस्म में ये अंतर है कि वो भी सामान्य भस्म भी औषधि है, पर अग्निहोत्र भस्म कई गुना ज़्यादा औषधि है। मेरा प्रश्न यह है कि अग्निहोत्र भस्म का उपयोग हम पीने के पानी में कर सकते हैं, और जब हम पीने के पानी में इसका उपयोग करें तो कितनी मात्रा में हमें इसका उपयोग करना चाहिए? पीने के पानी के लिए अग्निहोत्र का भस्म का उपयोग बहुत अच्छी चीज़ है। आज अपन ये देखते हैं कि बहुत महंगे मशीनें उपयोग में लाई जा रही हैं पानी को शुद्ध करने के लिए। आरओ लगाया जाता है घर घर में, पानी साफ मिले इसके लिए। तो इन आरओ और वो मशीनें वगैरह के उपयोग के बजाय अगर हम अग्निहोत्र भस्म का उपयोग करते हैं तो हमें स्वादिष्ट और मीठा और शुद्ध पानी पीने के लिए मिलता है। इसमें अग्निहोत्र भस्म से पानी का TDS भी जो है वो अपने आप ही सही हो जाता है। आज ट्यूबवेलों का पानी जो ले रहे हैं बहुत नीचे से पानी निकाला जाता है, तो वो उतना उसमें जैसे पहले कुएं का पानी रहता था या तालाब का पानी रहता था तो 30-40 फीट तक का पानी जब हम लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जब हम 200-250 फीट का पानी पीते हैं तो उसमें ऑक्सीजन तो होती ही नहीं है, वो तो ख़त्म ही हो चुकी होती है। तो इसलिए और भारी भी होता है वो पानी, तो पचने में भी मुश्किल होता है। तो इसके दृष्टि से अगर हम अग्निहोत्र भस्म का उपयोग करते हैं तो अग्निहोत्र भस्म उस पानी को हल्का करती है, उसके मूल स्वभाव का जो पानी होना चाहिए जैसा वैसा उसको बना देती है, मूल रूप में आता है पानी और सुपाच्य हो जाता है। तो हमारे मतलब भोजन जो पचता है उसमें पानी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो जब वो पानी सही हो जाता है, मतलब आप एक जीवंत पानी पी रहे होते हो जो बिना ऑक्सीजन का यानी मृत पानी है, तो मृत पानी की जगह आप एक जीवित पानी आपके उपयोग में आता है तो उसका आपके स्वास्थ्य पर बहुत अनुकूल परिणाम होता है। तो ये महंगे आरओ और ये सब की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत सारे पानी के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं। यहाँ वो सारे तत्व भी कायम रहते हैं, पानी अपने मूल रूप में पानी कायम रहता है, पानी का स्वाद बदल जाता है। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आए और एक ही जगह से आपके नल में पानी आ रहा हो, उसके घर में और आपके घर में, और आप अपने घर का पानी उसको देंगे तो वो ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि ये पानी आपने कहाँ से लाया। इतना ज़्यादा फर्क उस भस्म में उपयोग करने से होता है। तो इसलिए तो बहुत अच्छी बात है कि हम अग्निहोत्र भस्म का पीने के पानी के लिए उपयोग करें। घर में सब लोगों के लिए एक शुद्ध पानी हम दे सकते हैं अग्निहोत्र भस्म का उपयोग करके। जहाँ तक मात्रा का प्रश्न है तो सामान्यतः अपना एक जो जैसे घड़े में पानी भरते हैं तो एक 15 लीटर से 20 लीटर पानी एक घड़े में आता है। इस 15-20 लीटर पानी के लिए हमको कम से कम नहीं तो चाय के चम्मच से 5 या 6 चम्मच भस्म का उपयोग करना चाहिए। और फिर भस्म उसमें नीचे शेष रह जाती है, जो शेष रही भस्म है जब सब दूसरे दिन हम घड़ा खाली करेंगे तो गमलों में वो पानी डाल सकते हो, भस्म फिर गमले में उपयोग में आ जाती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो भस्म के रूप में हमारे साथ अग्निहोत्र से हमें प्राप्त होती है, बहु उपयोगी चीज़ है। तो इसलिए पानी में तो बिल्कुल हमको अग्निहोत्र भस्म का पीने के पानी के लिए ज़रूर उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे अग्निहोत्री आज इसका प्रयोग कर रहे हैं अपने घर में भस्म का, अग्निहोत्र का भस्म का उपयोग पीने के पानी में। तो ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। माइक्रोबियल काउंट भी इसमें कम होता है और TDS भी नॉर्मल होता है। दीदी मेरा भी एक प्रश्न है, हम रोज के व्यवहार में अग्निहोत्र भस्म का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अग्निहोत्र भस्म का तो सुबह से लेके शाम तक अपने सारे व्यवहार में हम उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि होता है अग्निहोत्र भस्म का उपयोग करने के लिए पहली शर्त तो यह है कि अग्निहोत्र
सवेरे करेंगे, शाम को हम उस पात्र में से भस्म को खाली करेंगे। उसके बाद उसको हमको अच्छे से घोट लेना चाहिए। अगर अपने पास घोटा है तो उस घोटे से अच्छे से घोट लेना चाहिए। फिर उसको कपड़ छन करके रखना चाहिए और फिर उसका जहाँ भी हमको उपयोग करना है वो हम उसका उपयोग करें। तो जैसे अभी पहले प्रश्न में था कि पीने के पानी में हम उपयोग करें, तो सबसे पहले उठते ही से हमको क्या करना होता है, पहले पानी ही पीना होता है। तो भस्म का पानी हमारे पीने में आए। हम भस्म का उपयोग मंजन के रूप में भी कर सकते हैं। दांत के बहुत सारी बीमारियों का इलाज है अग्निहोत्र के भस्म। तो अगर चाहें तो हम भस्म से ही मंजन कर सकते हैं। दांतों को चमकदार भी बनाएगी और दांतों के बहुत सारे रोगों से हमको मुक्ति देगी। फिर हम इसका उपयोग खेती में भी कर सकते हैं। अपनी बागवानी, घर में हमने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। किचन गार्डन है तो उस किचन गार्डन में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम भंडारण में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप कोई दाल, चावल, गेहूँ अगर अपने घर में इकट्ठा करके रखते हैं, कोई साल भर का करता है, कोई 6 महीने का करता है, या समय पर कोई चीज़ अच्छी मिलती है तो हम भरपूर मात्रा में लेते हैं, तो कई दिनों के लिए उसका हम भंडारण करके रखते हैं। उस भंडारण में भी अग्निहोत्र भस्म का हम उपयोग कर सकते हैं। और पानी को शुद्ध करने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे खाने में, पीने में और फिर चिकित्सा के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि अग्निहोत्र भस्म हमारे पास है, इसका मतलब ये है कि एक तैयार औषधि हमेशा हमारे पास रखी हुई है। कहीं किसी को चोट लगी, कोई गिरा पड़ा, घर में कुछ हो जाता है, जल जाता है, तो उपयोग कर सकते हैं। सब्जी काटने में उंगली कट गई है, कहीं चोट लग गई है, तो तत्काल हमारे पास क्या है, अग्निहोत्र भस्म। और अग्निहोत्र भस्म इतनी प्रभावी है, इतनी ज़बरदस्त हीलिंग पावर है कि इतना हीलिंग कोई भी आप जो दूसरा मलहम वगैरह लगाएंगे, वो चोट को जितनी जल्दी भरेगा, उस घाव को भरने में जितना समय लगेगा, उससे बहुत कम समय में अग्निहोत्र भस्म से घाव भरता है। तो हमेशा घर में इस तरह से छनी हुई भस्म तैयार होना चाहिए। इस तरह के किसी भी आकस्मिक उपयोग के लिए, उल्टी दस्त होते हैं तो हम भस्म का पानी अलग से, उसमें 1 चम्मच भस्म डाल करके 1 गिलास पानी पी लें। तो कहीं चोट लगी है, ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, तो भस्म को पानी में घोल करके पिया जा सकता है। तो इस तरह से रोज़ के हमारे व्यवहार में जगह जगह हमें ज़रूरत पड़ती है, उन सब जगहों पर हम अग्निहोत्र भस्म का निशंक होकर उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ निश्चित है कि इसके विपरीत प्रभाव कुछ भी नहीं है। बिल्कुल निशंक भाव से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे व्यवहार हमारे होते हैं जिसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सवेरे उठने से रात सोने तक जहाँ भी हमें सामान्यतः यह होता है कि जैसे जल गया तो बरनॉल याद आएगा, अग्निहोत्र भस्म बाद में याद आती है। कट गया तो पहले धोते हैं, फिर उसको भस्म को फिर कुछ तो भी मलहम लगाते हैं, फिर वो खून नहीं रुक रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर याद आएगा कि अरे भस्म रखी हुई है। भस्म ऐसी है, कट गया है, आपने भस्म एक बार लगाई, अब उस चीज़ को आपको दोबारा देखना नहीं, ना दोबारा कभी भस्म लगाने की ज़रूरत है। वो घाव को हील करके ही ठीक होगा, घाव का दाग भी नहीं रहेगा। बहुत सारे हजारों लाखों लोगों के अनुभव हैं इस तरह से कि इतना फास्ट हीलिंग इसमें है। तो सब जगह हम उपयोग करें, हमारे पानी में उपयोग करें, हमारे खाने में उपयोग करें, हमारे चिकित्सा में हम उसका उपयोग करें, हमारे किचन गार्डन में हम उसका उपयोग करें, और हमारी खेती में हम उसका उपयोग करें। ये देखा गया है कि गंदे से गंदा पानी भी हो, बिल्कुल नाली का पानी जिसको अपन कहें, ऐसे पानी में अगर भस्म डाल दी जाए तो जो पानी का जो दोष है, जो उसमें खराबी है, वो जैसे 8 घंटे बाद, 16 घंटे बाद, 32 घंटे बाद निरंतर शुद्ध होता चला जाता है। अगर 6 दिन 7 दिन भस्म पड़ी रहे तो पानी पीने लायक हो जाएगा, नाली का पानी भी। ये अग्निहोत्र भस्म की ताकत है। तो इसलिए अपने व्यवहार में सब जगह हमको याद रखना की ज़रूरत होती है कि हम अग्निहोत्र करते हैं, हमारे घर में भस्म रखी हुई है, यानी एक संपूर्ण औषधि आपके पास में है। पर उसको उपयोग हमेशा छान करके ही करना चाहिए, क्योंकि छानना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें कीड़े, वो कंकड़ पत्थर हो सकता है, घास के तिनके, कुछ भी ऐसा होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। तो इसलिए भस्म हमेशा कपड़े से
छनी हुई होना चाहिए। भस्म से आई ड्रॉप बनते हैं, भस्म से मलहम बनते हैं। जो चर्म रोग हैं उस पर भस्म का अच्छे से उपयोग है। गीला है चर्म रोग तो सूखी भस्म का उपयोग करें। अगर सूखा है चर्म रोग तो गाय के घी में भस्म को मिला करके उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारा उस पर काफ़ी कुछ अध्ययन हुआ है और बहुत सारी बीमारियों पर कैसे हम अग्निहोत्र भस्म का उपयोग करें ये बताया गया है। तो अग्निहोत्र अगर हम करते हैं और उसके साथ हम अग्निहोत्र का भस्म का उपयोग करते हैं तो शायद ही हमें कोई किसी अन्य औषधि की ज़रूरत पड़ेगी। दीदी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि भंडारण का अनाज किससे रखा जाता है, इसमें अग्निहोत्र की भस्म कैसे डाली जाती है? हाँ, पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब खेती के किसी भी काम में हम अग्निहोत्र भस्म का उपयोग करते हैं तो वहाँ वो कपड़ छन की हुई आवश्यक नहीं है। अग्निहोत्र की भस्म को आप अपने हाथ से ही चूरा कर लीजिए और वो उस भस्म का उपयोग हम खेती में कहीं पर भी कर सकते हैं। ऐसी भस्म का उपयोग हम अनाज भंडारण में भी कर सकते हैं। तो बीज के लिए जैसे आप लंबा 1 साल के लिए आपको अनाज का भंडारण करना है तो बीज के लिए तो जो भी हम रखें, दाल, चावल, जो कुछ भी रखना चाहें, गेहूँ, तो उसमें तो भरपूर मात्रा में अच्छे से अग्निहोत्र भस्म मिला के रख देना चाहिए। क्योंकि पर जो हमें खाने में उपयोग में लेना है उसके लिए हम भंडारण करते हैं तो भस्म की वजह से थोड़ा सा कालापन आ जाता है। तो एक उसको ऐसे करना चाहिए कि टंकी में एक लेयर नीचे बिछा दें भस्म की, उसके बाद फिर अनाज डालें, फिर बीच में एक कागज़ कपड़ा कुछ रख करके फिर अग्निहोत्र भस्म की लेयर बिछा दें, फिर बाकी का भरें और फिर ऊपर बिल्कुल ऊपर भी इसी तरह से अग्निहोत्र भस्म से पैक करके हम रख दें और बीज के लिए खूब अच्छे से मिला के रख देना चाहिए। ऐसा प्रयोगों में देखा गया है कि अपन जब भंडारण में ऐसे प्रयोग किए गए कि 1 किलो के बहुत सारी दालें अलग रख के सामान्य रखी गई और भस्म मिला के रखी गई, तो भस्म मिला के जो रखी गई उसमें वजन ज़रा भी कम नहीं हुआ है और सादे जो अपन रखते हैं तो उसमें वजन कम हो जाता है। तो बीज के समय में इसलिए मैं बोल रही हूँ भरपूर मात्रा में अग्निहोत्र भस्म मिला के रखना चाहिए, क्योंकि जब हम बोएंगे ना तो भस्म भी उसके साथ साथ बीज के साथ साथ अपने आप खेत में चली जाएगी। तो कुछ भी जब हम भंडारण करते हैं तो उस तरह से सल्फास की गोलियों की जगह और दूसरे कुछ साधनों की जगह अग्निहोत्र भस्म का उपयोग हम अच्छे से कर सकते हैं भंडारण के लिए। और सब तरह का अनाज इस तरह से हम भंडारण में उपयोग मतलब उसमें अग्निहोत्र भस्म का उपयोग कर सकते हैं, जो सामान्यतः अपने हाथ से मैश करके बारीक करके उपयोग करें। जैसा कि आपने बताया कि भस्म जो अग्निहोत्र भस्म है वो चिकित्सकीय प्रभाव रखती है, तो हम इसका चिकित्सा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, मेरे पहले बोलने में मैंने बताया कि चिकित्सा में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई हैं कि किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। असल में जैसा मैंने कहा कि इसको हम मैजिक पाउडर कह सकते हैं और लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कई बार कि इतनी जल्दी इसका उपयोग करने के बाद कैसे ठीक हो गए। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि आयुर्वेद में भी भस्म के बहुत सारे उपयोग हैं। तो भस्म जो है अपने आप में औषधि प्रभाव रखती हैं। अग्निहोत्र की भस्म को हमको कपड़े से छान करके रखना चाहिए चिकित्सकीय उपयोग के लिए। मुख्य रूप से अपन इसको यूँ कह सकते हैं कि कहीं जख्म पर लगाना है या हमको उसको खाना है किसी भी स्वरूप में, तो वो कपड़ छन की हुई होनी चाहिए। उसके बहुत सारे उपयोग हैं अग्निहोत्र भस्म के। जितनी भी तकलीफ़ें हैं सब में हम अग्निहोत्र भस्म का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं होते। और इसका उपयोग बहुत सारे प्रयोग जैसे किए हैं। इसकी शुरुआत चिकित्सा की हुई है 1978-79 के दौरान। अग्निहोत्र भस्म पर चिकित्सकीय इसके प्रभाव देखा गया और एक हैं डॉक्टर मोनिका येले, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी जर्मनी में, लोगों पर उसका प्रयोग किया और फिर धीरे धीरे उसके चूँकि उनका जो अध्ययन था उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, वो देख करके लोगों ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। और आज जितने भी घरों में अग्निहोत्र होता है, मुझे लगता है कि चिकित्सा के बारे में वो जानते हैं, तो कहीं ना कहीं घर में चिकित्सा की दृष्टि से उसका उपयोग करते हैं। उसमें सर्दी खांसी में उपयोग है उसका, आपको उल्टी दस्त होते हैं उसमें उपयोग है। और कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि जैसे चर्म रोग है उसके ऊपर उसका उपयोग कर सकते हैं।
और जैसे जुकाम होता है तो हमको भाप लेनी है, तो उसमें भी हम अग्निहोत्र भस्म का उपयोग कर सकते हैं। और सबसे अगर कुछ तकलीफ़ नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, तब भी हम अग्निहोत्र का उपयोग कर सकते हैं एज ए टॉनिक समझ करके। तो सवेरे शाम आधा चम्मच भस्म पानी में मिलाकर पी जा सकती है। अगर सवेरे शाम इस तरह से हम पीते हैं तो वो टॉनिक का काम करती हैं। तो अग्निहोत्र भस्म को आप ऐसे भी उपयोग करते हैं कि ये आप आने वाली बीमारी को टालने के लिए, जिसको हम प्रिकॉशन कहते हैं ना, प्रिवेंटिव कहेंगे ना, वैसे अग्निहोत्र भस्म का हम उपयोग कर सकते हैं कि हम बीमारी को पहले से ही टाल दें। तो बीमार हैं तो अग्निहोत्र का उपयोग भस्म का उपयोग करें, नहीं हैं तो भी हम नियमित रूप से अग्निहोत्र भस्म का उपयोग करें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। बाकी सामान्यतः यह देखा गया है कि सभी बीमारियों पर अग्निहोत्र भस्म का अनुकूल प्रभाव होता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ठीक हो ही नहीं सकती हैं, जो एक बार आ गई जीवन में तो हमारे साथ ही रहती हैं, तो उस पर अग्निहोत्र भस्म, जैसे पहले मैंने बताया, कोई चमत्कार नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो, आपको तकलीफ और आप भस्म खाओ और ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। जो ठीक होने जैसा है वही ठीक होता है, पर बहुत अच्छे से ठीक होता है। और बाकी की हम जो दवाइयाँ खाते हैं उसका दुष्परिणाम भी होता है। अग्निहोत्र भस्म के साथ कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इसलिए हम उसको बिना किसी डर के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन बीमारियों पर अग्निहोत्र भस्म के प्रयोग हुए हैं, जो पहले से प्रकाशित हैं, उन सारी बीमारियों पर अग्निहोत्र भस्म का उपयोग निःशंक भाव से किया जा सकता है। अग्निहोत्र भस्म चिकित्सकीय है, प्रभाव रखती है। उसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे स्नोफिलिया जिसको होता है, सतत सर्दी होना, जुकाम होना, जब देखो तब छींकते रहना, ऐसे व्यक्ति अगर नियमित रूप से अग्निहोत्र करते हैं तो ये बीमारी साल 2 साल में गायब हो जाती है। इतनी गायब हो जाती है कि याद करना पड़ता है कि कभी अपने को ये तकलीफ़ हुई है। इसी तरह जो दमे की तकलीफ़ है, अस्थमा है, वो अस्थमा भी नियमित अग्निहोत्र करने से, हालांकि पहले अस्थमा के मरीज़ डरते हैं कि अग्निहोत्र में धुआं होगा तो मैं कैसे करूं, पर कंडे का धुआं बाहर निकाल करके अगर अग्निहोत्र करते हैं तो अग्निहोत्र से अस्थमा ठीक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सैकड़ों हजारों अनुभव हैं कि जिनको नियमित पंप लेना पड़ता था, उनका वो छूट गया है और वर्षों हो गए हैं उनको वापस पंप की ज़रूरत नहीं पड़ी नियमित अग्निहोत्र करने से। तो बहुत सारी तकलीफ़ें केवल मात्र अग्निहोत्र करने से ही ठीक हो जाती हैं। उसमें ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित हो, बहुत सारी तकलीफ़ों का इलाज अग्निहोत्र है और उसकी ये बची हुई भस्म है। तो ये भी बहुत सारी तकलीफ़ों के लिए औषधि प्रभाव रखती हैं। अगर अग्निहोत्र और अग्निहोत्र भस्म दोनों का अगर हम उपयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। पर अगर अग्निहोत्र नहीं भी कर पाते हैं तो भी अग्निहोत्र भस्म का हम उपयोग कर सकते हैं बहुत सारी तकलीफ़ों में और हमें उसका अच्छा परिणाम मिलता है। तो जैसे कोई चीज़ होती है ना कि हम केला है, जैसे केला खाएं तो केला खाने की चीज़ है और छिलका फेंकने की चीज़ है, या कोई और फल है वो हम काटते हैं, छिलका फेंक देते हैं, फल का उपयोग करते हैं। तो ऐसे मुख्य चीज़ क्या है, वो है अग्निहोत्र, 5 नियमों के साथ करना। पर अग्निहोत्र के बाद जो अग्निहोत्र की भस्म बचती है वो क्या उपयोग की है, वो हमको कहीं ना कहीं उसको ठिकाने लगाना है। तो वो जो ठिकाने लगाना है वो चीज़ भी अपने आप में इतनी औषधि है कि वो हमारे 50 काम आती है, इसलिए उसको सहेज के रखने की ज़रूरत है। उसको भी फेंकना नहीं है, उसका भी हमको उपयोग करना है। पर अग्निहोत्र मुख्य है, फिर अग्निहोत्र की भस्म भी उसके साथ साथ चिकित्सकीय प्रभाव रखती है। तो दोनों साथ हो तो क्या कहने, पर नहीं है तो हम दूसरों को भी दे सकते हैं, जिनको मतलब आप पर विश्वास है, आप उसको भस्म देंगे तो उसके ऊपर भी उसका परिणाम होगा। ऐसा नहीं है कि आप अग्निहोत्र करेंगे तभी अग्निहोत्र भस्म का परिणाम है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि वैसे से मैंने कहा इसमें अंधश्रद्धा कुछ नहीं है, ये वास्तविकता है। अग्निहोत्र भस्म का उपयोग हम किसी भी पैथी से चिकित्सा कर रहे हो, होम्योपैथी, आयुर्वेद या एलोपैथी से कर रहे हैं, तो उन औषधियों के साथ में भी हम अग्निहोत्र भस्म का उपयोग कर सकते हैं। या आपको कोई तकलीफ़ हुई और आप अग्निहोत्र भस्म का उपयोग कर रहे हैं और आपको उसमें आराम नहीं मिल रहा है, तो आप फिर किसी भी पद्धति में जा सकते हैं चिकित्सा के लिए। फिर भी आप भस्म लेते रहें ताकि वो जो औषधियाँ हैं वो आपको ज़्यादा प्रभावकारी
होंगी। इसलिए ऐसा जैसा मैंने कहा अंधश्रद्धा के रूप में आप लेते रहो और बीमार नहीं ठीक हो रही है फिर भी लेते ही चले जाओ, ऐसा नहीं है। आप दूसरी चिकित्सा भी उसके साथ कर सकते हैं, पर प्राथमिक चिकित्सा के रूप में पहला उपयोग आप अग्निहोत्र भस्म का करिए, नहीं तो फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और वो जैसा कहता है वैसा इलाज आगे करिए। पर बहुत सारी तकलीफें ठीक होती हैं, सब नहीं होती, जैसा मैंने पहले भी बोला कि हर बीमारी का इलाज नहीं है अग्निहोत्र भस्म, क्योंकि वो जादू नहीं है। तो जो ठीक होने जैसी बीमारी होगी वही ठीक होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए हमको डॉक्टर की फिर सलाह लेनी चाहिए। दीदी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने अभी बताया कि अग्निहोत्र भस्म हम टॉनिक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, सुबह शाम दोनों समय ले सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अग्निहोत्र भस्म हम जब टॉनिक के रूप में ले तो जो पानी है वो कैसा होना चाहिए, उसकी तासीर क्या होनी चाहिए, ठंडा गर्म कुनकुना किस तरह का होना चाहिए, फिर उसके साथ हम ताकि अग्निहोत्र भस्म ले सकें। मौसम के अनुसार पानी लेना चाहिए। ठंड के दिन है तो कुनकुना पानी होना चाहिए और गर्मी के दिन है तो नॉर्मल पानी होना चाहिए। ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं है, मतलब फ्रिज वाला पानी हम उपयोग ना करें, नॉर्मल पानी का उपयोग करें। ज़्यादातर तो नॉर्मल पानी, और ठंड के दिनों में वो नॉर्मल भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है ठंड की वजह से, तो उस समय में कुनकुने पानी का उपयोग करना चाहिए। और यहाँ मैं बता दूँ कि अग्निहोत्र भस्म अलग अलग तकलीफ़ों के हिसाब से पानी के साथ भी हम ले सकते हैं। जैसे टॉनिक के रूप में तो लेना है तो हमें पानी के साथ ही लेना चाहिए, पर कुछ तकलीफ़ों में हम उसको शहद के साथ लेते हैं। जैसे टॉन्सिल्स हो जाते हैं ना, तो टॉन्सिल्स में हमेशा अग्निहोत्र भस्म का उपयोग शहद के साथ करना होता है। और हम मतलब कई लोगों का मैंने देखा है, मेरी सलाह पर उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया और टॉन्सिल उनके पूरी तरह से ठीक हो गए अग्निहोत्र भस्म से। तो वहाँ शहद का प्रयोग होता है। और जैसे उल्टी दस्त होते हैं वहाँ पर कहीं अपन अग्निहोत्र भस्म का उपयोग मट्ठे के साथ करते हैं। ऐसे ही ये जो होता है ना एनीमिया में हमेशा गाय के दूध के साथ अग्निहोत्र भस्म का उपयोग करना चाहिए। अग्निहोत्र भस्म जो है वो अपने आप में न्यूट्रल है, तो उसको जब हम दूध के साथ लेते हैं तो दूध के गुण बढ़ाती है, शहद के साथ लेते हैं तो शहद के गुण बढ़ाती है, जब हम छाछ के साथ लेंगे तो छाछ के गुण बढ़ाती है। तो इसलिए अलग अलग तकलीफ़ों में अलग अलग उसका मतलब माध्यम, लेने का माध्यम जो है वो अलग अलग होता है। तो अग्निहोत्र भस्म जब टॉनिक के रूप में लेना है तो हमें पानी के साथ ही लेना चाहिए, वो ज़्यादा ठीक है। इसमें मैंने एनीमिया के भी बहुत सारे मरीज़ों को देखा है कि गाय के दूध के साथ जब दिन में 2 बार वो आधा चम्मच भस्म का उपयोग करते हैं तो बहुत जल्दी एनीमिया में फ़र्क पड़ता है। तो जैसी तकलीफ़ है उस हिसाब से अग्निहोत्र भस्म उस माध्यम के लेनी चाहिए होती है। दीदी मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, अग्निहोत्र भस्म का क्या खेती में क्या उपयोग है और क्या कोई वैज्ञानिक प्रयोग इसके ऊपर हुए हैं क्या? हाँ, अग्निहोत्र भस्म का उपयोग जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीज़ों में होता है, चिकित्सा में होता है, उसी तरह से खेत में भी, कृषि में भी अग्निहोत्र भस्म का उपयोग होता है। और आज तो काफ़ी कुछ जागरूकता आ गई है लोगों में, जैविक कृषि की ओर लोगों का रुझान हो रहा है, क्योंकि रासायनिक खेती ने हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी कर दी हैं। प्रदूषण ज़मीन में और पानी में लाने का एक मुख्य कारण हमारी आज की जो कृषि पद्धति है वह है। जो औषधियाँ हम डालते हैं वो पानी खेत में देते हैं और बरसात में बह करके जितने भी हमारे पानी के स्रोत हैं उन सबको प्रभावित कर रही हैं। सब लोग जानते हैं, अपन किसी से भी आज बात करने लगे तो लोग कहते हैं हाँ एक कैंसर ट्रेन चलती है पंजाब में, पंजाब से राजस्थान की ओर, जानते सब हैं। तो जागरूकता आज आई तो है कि रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर आया जाए। पर अग्निहोत्र के भस्म के प्रयोग हम लोगों ने शुरू किए थे वो 1978 था। ये जो बात आज लोग कह रहे हैं हम 1978 से कहते आए हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपने खेत में अग्निहोत्र भस्म का उपयोग खेती में करना शुरू किया था और उसके बाद निरंतर लोग बढ़ते गए हैं, प्रयोग बढ़ते गए हैं। अग्निहोत्र भस्म का उपयोग के साथ साथ खेत में अग्निहोत्र होता है। अग्निहोत्र दोनों समय, सूर्योदय सूर्यास्त के समय में अगर अग्निहोत्र होता है तो चूँकि वहाँ का पर्यावरण शुद्ध होता है तो अपने आप खेत में कीड़ा लगने की संभावना नगण्य हो जाती है, नहीं के बराबर।
और कीटनाशकों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। फिर जो बीज हम बोते हैं वो भस्म मिलाकर बोते हैं, उसका ट्रीटमेंट करके अग्निहोत्र भस्म गोबर गोमूत्र से करते हैं। और जब फसल को पानी देते हैं तब अग्निहोत्र भस्म उसके माध्यम से देते हैं। अग्निहोत्र भस्म का हम घोल तैयार करते हैं, उसका स्प्रे करते हैं। इस तरह से अग्निहोत्र पद्धति से पूरी खेती की जा सकती है, जो जैविक भी है। देखो, जैविक खेती जो होती है उसमें पूरा ज़मीन में अपन जो भी देते हैं वो जैविक देते हैं, पर फिर भी फसल जो है वो 95% पर्यावरण से लेती है अपना पोषण। 5% ज़मीन से, 5 से 10% ज़मीन से लेती है और बाकी का 90% जो है वो वातावरण से लेती है। तो अग्निहोत्र से चूँकि वातावरण शुद्ध होता है तो फसल को अग्निहोत्र खेत में करने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अग्निहोत्र कृषि में पहली शर्त यह होती है कि खेत में अग्निहोत्र हो और फिर अग्निहोत्र भस्म का उसमें उपयोग किया जाए। तो आज भी बहुत सारे लोग जो जैविक खेती कर रहे हैं पहले से ही, वो लोग भी इसको अग्निहोत्र को उन्होंने अपने कार्यक्रम में शामिल किया हुआ है। बहुत सारी संस्थाएं आज ऐसी हैं जो जैविक खेती का प्रचार कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने अग्निहोत्र को अपनाया है। क्योंकि जैविक तो कर ही रहे हैं वो, पर अग्निहोत्र अगर उसके साथ शामिल कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम खेती के मिलते हैं। इस पर प्रयोगों की शुरुआत 80 के दशक में हुई थी भारत में, और भारत में पहला प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रामाश्रय मिश्रा। उन्होंने अपने विश्वविद्यालय परिसर में गेहूं पर प्रयोग किया था, और वो गमलों में किए गए थे पहले प्रयोग, और भी 2-3 फसलों पर किए गए थे। राई पर प्रयोग किया गया था, ये शुरुआत थी। उस समय में कानपुर में अग्निहोत्र कृषि पर प्रयोग हो रहे थे। उस समय में पूना के पास अहमदनगर में जो राहुरी विद्यापीठ है वहाँ पर अंगूर और अन्य फसलों पर अग्निहोत्र कृषि के प्रयोग हुए थे। तब से आज तक भारत के कई विश्वविद्यालयों में अग्निहोत्र भस्म को लेकर के, अग्निहोत्र कृषि को लेकर के, अग्निहोत्र खेत में करने के क्या परिणाम होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें लगातार 7 साल इस पर प्रयोग हुए हैं। तो ये प्रयोग हुए हैं और सब प्रयोगों ने एक बात तो सिद्ध की है कि अग्निहोत्र खेत में होता है, अग्निहोत्र भस्म का उपयोग होता है तो फसल बहुत अच्छी होती है, कीड़ा नहीं लगता है, उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मात्रा भी सही रहती है। ऐसा नहीं है जैसा लोगों को लगता है कि अग्निहोत्र का उपयोग खेती में करेंगे तो फसल की मात्रा कम रह जाएगी। तो ये सारे प्रयोग हुए हैं, हो रहे हैं, और ये सारे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि आज खेत की आवश्यकता है कि खेत में अग्निहोत्र भस्म और स्वयं अग्निहोत्र का प्रयोग हो, ताकि लोगों को ऐसा अनाज मिल सके जो उनको पोषण दे। आज का जो हमारा जैविक से भी अलग हम जो खा रहे हैं रासायनिक, वो गेहूं के रूप में भूसा है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं क्योंकि पोषण नहीं मिल रहा। फल दिखने में बहुत सुंदर है पर तत्व गुण नहीं है। तो उनमें सिर्फ वही तत्व, वही गुण, जैसे डॉक्टर सलाह देते हैं कि लौह तत्व की कमी है तो पालक खाओ, तो आज का जब हम पालक खाने जाते हैं तो लौह तत्व कितना मिलता है मालूम नहीं, भरपूर मात्रा में दवाइयाँ पेट में चली जाती हैं। ये जो दुष्चक्र में हम फंस गए हैं कि जो कुछ भी खाना हमारे कुछ न कुछ तो खाना ही है, चाहे फल खाएं, चाहे सब्जी खाएं, चाहे अनाज खाएं, तो वो शुद्ध रूप में हमें मिले, उसके जो तत्व हैं वो हमें मिले। जो पालक में अगर ये है तो किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ गुण है, उस हिसाब से हम खाएं तो वो गुण हमें मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि खेत में अग्निहोत्र, जैविक पद्धति से खेती हो और खेती में अग्निहोत्र शामिल हो। तो इसके भी बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं आज, और सारे प्रयोग इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि हाँ, ये ज़रूरी है अग्निहोत्र खेती में। तो किसान को इस पद्धति पर आने की आज आवश्यकता है। वो जो जहरदाता बना है उसके बजाय वास्तव में वो अन्नदाता, जीवनदाता, आज अन्नदाता भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आज हमें जीवन नहीं मिल रहा है सब जगह, हमें मिल रही है क्या? मौत। तो जीवनदाता बने वो किसान, अन्नदाता से भी बढ़कर के चीज़ हो गई कि आज जीवनदाता बनने की ज़रूरत है किसान को, और उसके लिए उसको
जैविक और अग्निहोत्र कृषि की ओर आना बहुत ज़रूरी है। और खेती तो खेती ही है, किसान उपयोग करेगा, पर जैसे घरों में लोग अपने खाने लायक सब्जी लगाते हैं। आजकल टेरेस गार्डनिंग का बहुत चलन है, छत पर खेती। और छत पर खेती इसीलिए की जाती है कि हमको पोषक सब्जी मिले। तो इस सब में भी हम अग्निहोत्र भस्म का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास 4-10 गमले ही हैं मान लीजिए, और आपने फूलों के पौधे लगा रखे हैं, उसमें भी आप अग्निहोत्र भस्म का उपयोग कर सकते हैं। गुलाब का पौधा लगाया है आप, उसमें अगर भस्म का उपयोग करेंगे तो जो पहले फूल आते थे उससे ज़्यादा फूल आएंगे, फूल का आकार बड़ा होगा और फूल भी मतलब आपकी फसल अलग ही दिखाई देगी। तो जहाँ कहीं भी हम कुछ मिट्टी के माध्यम से उत्पादन कर रहे हैं, वहाँ हम सब जगह अग्निहोत्र भस्म का उपयोग कर सकते हैं। तो खेत में कई लोग बागवानी करते हैं, कई लोग केवल सब्जी का काम करते हैं, कई हॉर्टिकल्चर यानी फूल पौधे फल वाला काम करते हैं। सब जगह अग्निहोत्र भस्म का उपयोग हम कर सकते हैं। और जहाँ तक हो सके वहाँ पर अगर बड़ी जगह है तो घर में तो अग्निहोत्र हमारा होता ही है, तो वहाँ हम अपने किचन गार्डन के उसमें भी अग्निहोत्र भस्म का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, एक और भी तरीका है उसको उपयोग करने का, उसको ऊर्जा जल कहते हैं। तो उसमें जैसे 200 ग्राम पानी हमने लिया खेत के लिए, उसमें 100 ग्राम फिटकरी मिलाई, 100 ग्राम अग्निहोत्र की भस्म मिलाई, उसको घोल के रख दिया, 24 घंटे उसको रखा रहने दिया। और उसके बाद उसमें और थोड़ा पानी मिला करके उसका हम स्प्रे कर दें खेत में। तो जैसे फसल बोने के पहले अगर हम ये स्प्रे खेत में कर देते हैं, तो जैसे भिलाई IIT में देखा गया है प्रयोग करके कि एक बार इस तरह का ये पानी डालने के बाद 2.5% से 3% NPK बढ़ता है। बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है ये, अभी पिछले महीनों में ही हुआ है और उस पर अभी आगे IIT भिलाई और प्रयोग चल रहे हैं। तो भस्म का बहुत तरीके से हम उपयोग अपने खेतों में कर सकते हैं, घर में भी करें और खेत में भी करें तो अच्छा है। कीट नियंत्रण के लिए भी हम अग्निहोत्र भस्म का उपयोग कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक हमारा अनुभव है कि अगर खेत में अग्निहोत्र होता है तो कीड़ा लगता ही नहीं है। जैसे आज माधव आश्रम में हम देख रहे हैं वर्षों से, जिनमें कीड़े निश्चित रूप से लगते हैं, बिना दवाई की जो चीज़ें नहीं होती हैं वो सब हमारे यहाँ हम कोई दवा नहीं डालते तो भी होती हैं। जैसे भिंडी, पहले दिन से आखिरी दिन तक एक बार भी एक भी भिंडी में कीड़ा नहीं है। या जैसे पिछले साल गर्मियों की मूंग थी, कीड़ा आया ही नहीं कि उसके कोई इलाज करना पड़े। पर चूंकि यहाँ आज 45 साल से अग्निहोत्र पद्धति से ही खेती हो रही है, तो सब खेत ऐसे हो नहीं सकते। जहाँ शुरुआत करते हैं वहाँ मिट्टी में चूंकि पहले ही पोषण खत्म हो चुका है, हमने रासायनिक खाद डाल करके ख़त्म कर रखा है, तो कीड़ा आ सकता है। उसके लिए भस्म को पानी में घोल करके रखना चाहिए। जैसे एक ड्रम पानी है तो उसमें कम से कम आधा किलो भस्म घोल करके रखें और उसको 3 दिन तक घड़ी की दिशा में घुमाना है 4-5 बार, फिर उल्टी दिशा में 4-5 बार घुमाना है। ऐसा दिन में 3 बार करना है। ऐसा 3 दिन करने के बाद चौथे दिन उस भस्म को हम खेत में स्प्रे कर देते हैं, तो जो कीड़ा लगा होता है वो दूर हट जाता है, इल्लियाँ पौधे को छोड़ देती हैं। ये इतना सुरक्षित है, इसको हम कीटनाशक नहीं कह सकते, क्योंकि इतना सुरक्षित है कि वो 1 गिलास पानी आप जो आप पौधे पे डाल रहे हो वो खुद भी पी सकते हो, वो आपको ऊर्जा ही देगा। तो खेत में पौधे की शक्ति बढ़ाने का काम ये, इसको टॉनिक कहना चाहिए, करता है, जिसकी वजह से कीड़ा उस पौधे को छोड़ देता है। तो इस तरह से भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अग्निहोत्र भस्म का जब हम ये देखते हैं कीटनाशक न कह करके, जैसे मैंने कहा कि इसको तो हम क्या कहेंगे, कीटनाशक तो है ही नहीं है कहीं से, तो इसे हम टॉनिक कहेंगे। बाकी का अपन देखते हैं कि किसान जो शब्द प्रयोग करते हैं कि मैं दवा छिड़कने जा रहा हूँ, तो जितने भी कीटनाशक हैं उनके लिए दवा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दवा का मतलब क्या होता है, बीमारी को दूर करने वाला। पर वास्तव में क्या होता है, वो बीमारी दूर नहीं करता है, वो जहर फैला देता है, तो वो उसको हम दवाई नहीं कह सकते हैं। पर अग्निहोत्र भस्म का जो हम तैयार करते हैं वो वास्तव में दवा है, क्योंकि वो क्योर करती है। दवा उसे कहेंगे जो आपको ठीक करे। तो
ये दवाई है, वो दवाई नहीं है, वो तो जहर है जो खेत में छिड़का जाता है। पर कौन कहेगा ऐसा कि मैं जहर छिड़कने जा रहा हूँ, इसलिए कहते ही है कि मैं दवा छिड़कने जा रहा हूँ। दीदी मेरा एक प्रश्न है, जो किसान लोग दवाई छिड़कते हैं खेतों में सब्जियों में और वो मार्केट में चली जाती है, वो सब्जियां जब हम लेके आते हैं मार्केट से तो उसमें अग्निहोत्र भस्म का हम कैसे? हाँ, बाहर से जो अपन सब्जियां लेके आते हैं तो वैसे तो नियम है कि दवा डालने के बाद 4-5 दिन बाद सब्जी मार्केट में आनी चाहिए। पर आज हम जो लोगों का प्रयोग देखते हैं वो है कि आज दवा डाली और दूसरे दिन सब्जी तोड़ के मार्केट में ले आए, तो वो सब्जी खाने लायक तो होती नहीं है, उस पर दवा का पूरा पूरा प्रभाव होता है। तो हम ये कर सकते हैं कि बाज़ार से जो हम सब्जी लेके आएँ उसको पानी में डुबो दें और उसमें थोड़ी मात्रा में नमक और अग्निहोत्र भस्म पानी में मिला दें और उसे कम से कम आधा पौन घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक हम उसको उसमें रख करके निकाल लें। तो नमक जो है वो भी जहर खींचता है और भस्म भी जहर खींचता है, तो जो सब्जी के ऊपर दवाई डाली है उसके प्रभाव को हम न्यूट्रल कर सकते हैं। इस तरह से भस्म का उपयोग हम बाहर से जो सब्जी लाई है उसको, जैसे साबुत सब्जी लेके आए हैं, जैसे बैंगन है तो बैंगन पूरा का पूरा, टमाटर है तो ऐसा है, काटने के बाद कुछ नहीं करना है, उसके पहले जो अपन जैसे सामान्यतः सब्जी धोते हैं तो सब्जी धोएं और उसके साथ उसको पानी में डुबो दें, उसमें भस्म और नमक डाल दें। इस तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। दीदी मेरा भी आपसे एक प्रश्न है कि जैसे आज सभी लोग पेस्टिसाइड का भोजन करते हैं तो बहुत सारे जहर हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, तो क्या हम जैसे अग्निहोत्र भस्म खाते हैं तो उसका भी प्रभाव होता है उस पेस्टिसाइड के ऊपर? हाँ, होता है। इसीलिए हमको जो जैसा मैंने कहा ना कि टॉनिक के रूप में हमको सवेरे शाम आधा-आधा चम्मच भस्म लेना चाहिए। तो ये जो इस तरह से बाहर से बहुत सारी चीज़ें जो अनावश्यक हैं और हमारे लिए त्रासदायी हैं, शरीर में चली जाती हैं, उनका दोष दूर करने में सहायक होता है। तो ये प्रिवेंटिव है, अगर हम लेते हैं, ये लेना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये हमें जो जहर हमारे भीतर गया है उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि वो उसको सोख लेगा, उसको बाहर निकाल देगा। इसलिए ये दोनों समय हमको अग्निहोत्र भस्म लेना चाहिए।